नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने कहा है कि ईरान ने गुरुवार सुबह इजराइल पर कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल की सेना के मुताबिक इन वॉरहेड्स में कम से कम एक मध्य इजराइल में गिरा है। सेना ने चेतावनी दी है कि ऐसे दर्जनों छोटे छोटे बम पूरे इलाके में फैले हो सकते हैं जो छूने पर फट सकते हैं। स्पेस पॉलिसी और रणनीति के एक रिसर्चर ताल इनबार ने कहा कि ये पहली बार है जब इस तरह के बम इजराइल में गिरा है। आईडीएफ ने बताया कि ईरान ने हाल के दिनों के सबसे बड़े हमलों में से एक में 450 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज़्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे हैं। ज़्यादातर ड्रोन ईरान से भेजे गए जबकि कुछ ईरान समर्थित संगठनों द्वारा इलाके से छोड़े गए थे। आईडीएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने बताया है कि इजराइल ने ईरान के करीब 2/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ईरान के पास 100 से ज़्यादा लॉन्चर बचे हुए हैं और वो हमला करने की क्षमता रखता है। डेफरिन ने यह भी कहा कि इजराइल अब ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन आसान नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पूरा इजराइल इसकी कीमत चुका रहा है। नेतन्याहू ने ये बात तब कही जब वो दक्षिणी शहर बीरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पहुंचे, जहां ईरान के हमले ने तबाही मचाई हुई है। बताया जा रहा है कि वो भावुक हो गए। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा इजराइल इसकी कीमत चुका रहा है। ये बिल्कुल उस दौर की याद दिलाता है जब ब्रिटेन के लोग ब्लिट्ज के समय मजबूती से लड़ खड़े रहे थे। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इजराइल सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, जबकि ईरान ने जानबूझकर एक अस्पताल को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान उस अस्पताल पर हमला किया जहां लोग बिस्तर से उठकर भाग भी नहीं सकते। नेतन्याहू ने बताया कि हमले में जिस जगह को निशाना बनाया गया वो बच्चों और नवजात शिशुओं के वार्ड के पास है। इजराइल ने ईरान के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले की निंदा कर इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है, लेकिन गजा में अस्पतालों पर 697 इजरायली हमलों का क्या, जिसमें 94% अस्पताल तबाह हो गए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल WHO के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक गजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम से कम 697 हमले दर्ज किए गए हैं। इनमें अस्पताल, क्लिनिक और एम्बुलेंस शामिल हैं। इन हमलों में कम से कम 521 लोग मारे गए, जिनमें 16 मेडिकल स्टाफ शामिल थे और 24 अन्य घायल हुए। सोशल मीडिया पर इजराइल की निंदा और गजा के अस्पतालों पर उसके हमलों की तुलना सोरोका हमले से की जा रही है। कई यूजरों ने लिखा है कि जब इजराइल ने गजा के 36 अस्पतालों को तबाह कर दिया तब उसने इसे आत्मरक्षा बताया, लेकिन अब ईरान के एक हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार दे रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि आज सुबह ईरान के मिसाइल हमले का टारगेट अस्पताल नहीं था। ईरान का कहना है कि उसका टारगेट बेशेरबा में सोरोका अस्पताल के बगल में एक सैन्य ठिकाना था। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमला इजरायली सेना के कमांड मुख्यालय और गाओयम टेक्नोलॉजी पार्क में सेना के खुफिया शिविर पर किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल सिर्फ ब्लास्ट वेव के संपर्क में आया, कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। सैन्य बुनियादी ढांचा एक सटीक और सीधा टारगेट था। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम के मुताबिक ईरान के हालिया हमले के बाद कम से कम 65 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि आज सुबह हुए मिसाइल हमले में इजराइल के एक सैन्य और खुफिया केंद्र को निशाना बनाया गया जो सोरोका अस्पताल के पास स्थित था। उन्होंने कहा कि इस हमले से अस्पताल के सिर्फ एक छोटे हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। अरागची ने यह भी कहा कि वो इलाका पहले से ही लगभग खाली कराया जा चुका था और वहां ज़्यादातर इन इजरायली सैनिकों का इलाज होता था जो गजा युद्ध में घायल हुए हैं। अरागची ने कहा कि हमारा ताकतवर सेना उन अपराधियों को सबक सिखाना जारी रखेगी जो हमारे देश को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इजरायली आम नागरिकों से अपील की है कि वो सैन्य ठिकानों के पास ना जाएं। हालांकि इससे पहले सोरोका अस्पताल के निदेशक शलोमी कोदेश ने बताया था कि ईरान के हमले में अस्पताल के पुराने सर्जरी वार्ड को सीधा नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले घंटे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया में खबर तेजी से फैल रही है कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है। असल में बात उस खास बम की है जिसे बंकर बस्टर कहा जाता है। यह ऐसा बम है जो जमीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों को भी तबाह कर सकता है।
अमेरिका के पास ये बम है लेकिन इजराइल के पास नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति सोच रहे हैं कि क्या इस बम का इस्तेमाल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को खत्म करने में कारगर होगा या इससे हालात और बिगड़कर एक बड़े युद्ध की ओर चले जाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति मानते हैं कि एक सीमित हमला किया जा सकता है जो युद्ध को और ज्यादा ना बढ़ाएगा, लेकिन ये सब अभी विचार विमर्श के दौर में है। राष्ट्रपति आज फिर अपने सलाहकारों से सिचुएशन रूम में मुलाकात करने वाले हैं। अब सबकी नजर इस बैठक पर है कि वहां से क्या फैसला निकलता है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खामेनी जैसा इंसान जो हमेशा एजेंटों के जरिए इसराइल को खत्म करने की कोशिश करता रहा है, अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसे रोकना, उसे खत्म करना हमारे युद्ध अभियान का हिस्सा है। यानी इजराइल ने अब साफ कर दिया है कि वो केवल मिसाइलों से जवाब नहीं देगा बल्कि ईरान के शासन को भी बदलना चाहता है। बता दें, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम अभी खामेनी को नहीं मारेंगे, लेकिन अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायली सरकार के जो अमेरिकी दोस्त हैं उनका इस विवाद में कूदना और इस तरह की बातें करना खुद इजराइल की कमजोरी और बेबसी को दिखाता है। ये बयान उस समय आया है जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को खत्म करना उनके युद्ध का लक्ष्य है। खामेनी ने अपने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा, मैं अपने देश की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को ये लगेगा कि आप डर रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसे अब तक आपने मजबूती से डटकर जवाब दिया है, वैसे ही आगे भी मजबूती के साथ खड़े रहें। ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों के बाद हजारों लोग इजराइल में बेघर हो गए हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हालात काफी गंभीर हो गए हैं। इजराइल के गृह मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 5010 लोगों को बेघर घोषित किया गया है। इनमें से 907 लोग सिर्फ राजधानी तल अवीव से हैं। यानी अब इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं बचा है। सरकार इनके लिए अस्थायी इंतजाम कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बेघर होने से पूरे देश में चिंता का माहौल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हुए ईरान इजराइल तनाव को कम करने के लिए बड़े और असरदार देशों से आगे आने की अपील की। उनका इशारा अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर माना जा रहा है, जो इस मामले में अमेरिका की भागीदारी पर विचार कर रहे हैं। फोन कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल की ओर से ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा की। रूस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर इस संघर्ष में मीडिएशन करने की पेशकश की है। शी जिनपिंग ने दोनों पक्षों से खास तौर पर इजराइल से कहा कि तुरंत युद्ध विराम करें और हालात को और खराब न करें। दोनों देशों ने कहा कि आने वाले दिनों में उनके सुरक्षा और विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में रहेंगे ताकि हालात को संभाला जा सके। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी समाचार एजेंसी तास से कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग में अमेरिकी हस्तक्षेप से एक और भयानक उग्रता पैदा होगी। बता दें, रूस को ईरान के समर्थक के रूप में देखा जाता है, वहीं अमेरिका इजराइल का साथी है। रूस की यह टिप्पणी कई सवाल खड़े करती है कि क्या रूस ईरान की ओर से उतरेगा। बता दें, ईरान ने रूस को शाहेद ड्रोन भी उपलब्ध कराए हैं। इसने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इजरायली हमलों की निंदा करते हुए इसे अकारण बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूरोप के 3 बड़े देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने दी है। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री और यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास भी शामिल होंगी। अरागची ने बताया कि यह बैठक यूरोपीय देशों के अनुरोध पर रखी गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार से गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान अब्बास अरागची ने इसहाक डार से ईरान के प्रति पाकिस्तान की एकजुटता की सराहना की। अब्बास अरागची ने इसहाक डार को ईरान के सरकारी ढांचों, परमाणु सुविधाओं, घरों, अस्पतालों और IRIB पर इजरायली हमलों की जानकारी दी। कांग्रेस ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात को भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका कहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ना ही किसी सरकार का प्रमुख।
वो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है। इसके बावजूद उसे राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया और उसकी जमकर तारीफ की। ये वही व्यक्ति है जिसके भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों की पृष्ठभूमि में 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला हुआ, जिसे उसी सैन्य तंत्र ने अंजाम दिया जिसका प्रमुख वो स्वयं है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ये भारतीय कूटनीति और झप्पी कूटनीति के लिए भी एक बड़ा झटका है। बता दें, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उन्हें लंच पर आमंत्रित किया गया था। सीजीआई द्वारा गठित एक आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में लगी आग के बाद वहां नकदी मिली थी। ये घटना 14-15 मार्च की रात की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने ना तो कोई एफआईआर दर्ज की और ना ही कोई जब्ती की पक्की रसीद बनाई जिसमें साफ लिखा जाए कि घटनास्थल पर क्या मिला। समिति ने कहा कि पुलिस के बड़े अफसरों ने अपनी लापरवाही का कारण बताया कि मामला संवेदनशील था और उस समय जस्टिस वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी घटना के समय भोपाल में छुट्टी पर थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।